Hi guys, I am Nilanjana and welcome to my YouTube channel Lexis Academy। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, हम लोग को फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए, हाउ कैन दे बी सस्पेंडेड, और साथ साथ हम लोग आर्टिकल 12 और 13 भी आज करने वाले हैं। तो जैसे कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो कुछ राइट्स जो कि बहुत एसेंशियल है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, चाहे वो मॉरली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे, चाहे वो जैसे भी हो, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है एक इंसान का, उसके लिए कुछ राइट्स भी होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो उसी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। These are the rights which are essential morally and spiritually for the overall development of a citizen. The first country to grant fundamental rights as a constitutional right to its citizens was America under the name Bill of Rights। मतलब कि ये जो right है, these are very essential, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है morally and spiritual development of a human being। तो जो पहला देश है ये जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का रिकॉग्निशन देने में, ये है अमेरिका अंडर द नेम बिल ऑफ राइट्स। इनको फंडामेंटल राइट क्यों बोला जाता है, वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक इंसान का, ठीक है, उसके लिए उसको कुछ राइट्स की ज़रूरत है। जैसे एक रैशनल इंसान को ले लीजिए, ठीक है, रैशनल ह्यूमन बीइंग, he knows what is the difference between good and bad, he knows how to choose his government, he knows what is good for him and what is bad, he knows what is good for the society as a whole and what not। तो ये जो रैशनल इंसान है उसको कुछ राइट्स चाहिए, ठीक है, उसको कुछ लिबर्टी चाहिए, कुछ राइट चाहिए ताकि वो उसको एक्सरसाइज करके अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करे। तो ये सब राइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट का नाम नाम दिया गया है। As they are essential for the existence and all round development of individual, hence they are called fundamental। तो I hope you are clear with this। Now let's move on to the next slide। Why do we need them? हमको फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए। एक इंसान का, ठीक है, जो राइट्स होता है, जो लिबर्टीज़ होता है, ठीक है, अगर कोई इंसान का लिबर्टी नहीं होता तो एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रहता, वो टायरनी रूल में चेंज हो जाता, टर्न हो जाता, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए एक इंसान को राइट्स चाहिए, उनको लिबर्टीज़ चाहिए, ठीक है। और ये जो राइट्स और लिबर्टीज़ होता है ये कोई वायलेट नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को फंडामेंटल राइट्स चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एंक्रोचमेंट ऑफ द पावर डेलीगेटेड बाय देम टू देयर गवर्नमेंट। मतलब कि हम जो गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ही तो उसको पावर देते हैं ना टू रूल द कंट्री, तो इसीलिए मतलब बोला गया है डेलीगेटेड बाय देम टू देयर गवर्नमेंट, hence they are essential। The fundamental rights serve as a limitation and remind the government that it cannot exercise its power which violates the fundamental rights of its citizens। मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये एक लिमिटेशन है, मतलब गवर्नमेंट को रिमाइंडर देते रहते हैं कि ये जो कुछ भी करे, उनका जो भी पावर है वो पावर को एक्सरसाइज करे, दैट इज़ गुड, ये हैज़ टू, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन होता है जो कि उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब वायलेट ना हो। तो एक केस लॉ दिया गया है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 में दिया गया है, इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है वो कम ना हो जाए, ठीक है। एज वी नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, ताकि वो बरकरार रहे। इसीलिए ये कंफर्म करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है जैसे उसको रहना चाहिए था, एंड विथ स्पेशल रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। These rights are important as they possess
इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब ये इतना जस्ट लाइक अनमोल रतन होता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ गिफ्ट टू द सिटीजन्स फ्रॉम द स्टेट, मतलब ये हम लोग को गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं दिया, लो भाई ये तुम लोग का गिफ्ट है, तुम ये लोग फंडामेंटल राइट्स है, ये वी आर गिविंग यू एज अ गिफ्ट, नो नॉट लाइक दैट। ये हम लोग का एसेंशियल राइट है, ठीक है, जो कि कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। द मेन पर्पज इज टू विड्रॉ सर्टेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, मतलब कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है तो ये सब चीज़ों को लेकर पॉलिटिकल इशू नहीं बना जा सकता। एंड प्लेस दैम बियॉन्ड द रिच एंड एस्टैब्लिश दैम एज लीगल प्रिंसिपल विच हैज़ टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट, मतलब कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसको फंडामेंटल राइट वो वापस चाहिए, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, वहाँ जाकर रिट पिटिशन दे, तब जाके ही कैन गेट बैक हिज फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज कैन द फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड, क्या एक इंसान का जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड किया जा सकता है? जी हाँ, वी ऑल नो दैट एज पर आर्टिकल 358 स्टेट दैट व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 विच स्पीक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, द फ्रीडम्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, मतलब जब एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है, पकड़ लीजिए कोई भी एक स्टेट, जैसे गोवा में जैसे वो हुआ था, इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, तो पकड़ लीजिए जो गोवा में फिर से इमरजेंसी दिया गया है 1 महीने के लिए, क्योंकि द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर 6 months मैक्स टू मैक्स, नॉट बियॉन्ड दैट। तो पकड़ लीजिए 1 महीने के लिए गोवा में इमरजेंसी दिया गया है, तो गोवा का जो भी सिटीजन्स है, ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, उनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स होता है, बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, इनके पास पावर आ जाता है कि वो कुछ भी करे विच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विथ आर्टिकल 19, मतलब कि अगर वो चाहे वो कोई ऐसा लॉ बना सकता है फॉर दैट 1 month टाइम कि वो इनकॉन्सिस्टेंट रहे विथ आर्टिकल 19, ठीक है, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अल्ट्रा वायरस, मतलब कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। With the suspension, the limitation upon legislative and executive is also removed, मतलब हटा दिया जा सकता है। Any law which comes into effect during such period cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the rights as guaranteed under Article 19. However, such rights cease to exist as soon as a proclamation of emergency ceases and Article 19 is revived again. मतलब कि जब इमरजेंसी विड्रॉ किया जाता है तब फिर से उनके पास आर्टिकल 19 वापस आ जाता है, ठीक है। एंड दोज राइट्स फॉर दैट टाइम बिंग, जो राइट जो पास किया गया था, जो लॉ बोला गया था कि यही लॉ होगा अब से फॉर दैट 1 month, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नोट है कि व्हेन एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, बट आर्टिकल 359 कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 359 स्टेट्स दैट कि अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, देन ही हैज़ द राइट टू मूव टू द कोर्ट, ठीक है। यह जो द राइट टू मूव टू द कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसे 359 सस्पेंड नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 को हम लोगों ने 4 डिवीजन में हम लोग ने डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ स्टेट में बोला गया क्या बोला गया है। तो पहला है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, ठीक है, यूनियन का जो भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये भी it also comes under the banner of state, under the definition of state. All local or other authorities within the territory of India, ठीक है, जो कोई आपको मैंने कल ही बोला था कि जो टेरिटरी हो, whenever we talk about territory which includes union and the union territories of India, ठीक है, all local or other authorities within the control of the government, मतलब जो कोई भी बॉडी है, जो कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कोई भी स्टैट्यूट बॉडी है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट।
तो चलिए देखते हैं कि लोकल अथॉरिटीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है अंडर सेक्शन 331 क्लॉज नंबर 31, तो इसमें बोला गया है कि म्यूनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ है, ठीक है। हेंस दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो चलिए देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज़ होता क्या है। हमने तो लोकल अथॉरिटीज़ तो देख लिया कि ये म्यूनिसिपल होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है। तो अगर कोई पूछे कि लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आता है, तो हम लोग तो आँख मूंद के बोल सकते हैं कि म्यूनिसिपल है, म्यूनिसिपलिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, माइनिंग, जो माइनिंग होता है, ठीक है, माइनिंग सेटलमेंट है। लेकिन ये अदर अथॉरिटीज़ होता क्या है, तो इस केस में बोला गया है कि अदर अथॉरिटीज़ होता क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, इसमें बोला गया है कि जो अथॉरिटी, ठीक है, जो कोई भी बॉडी है, अगर वो उसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, अगर उसका फंक्शन गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन होता है, तभी जाके वो अथॉरिटी इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई भी इंसान, नेचुरल हो, जुरिस्टिक हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी, अनलेस इट इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट इज़ नॉट एन अथॉरिटी, ठीक है। अगर ये स्टेट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको मेंटेन करता है, ठीक है, देन ओनली दैट यूनिवर्सिटी, दैट authority, that body would be regarded as a state. एक और केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मोहनलाल जो है वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है मोहनलाल के साथ, वो मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, उसमें काम करते थे, उस प्लेस में। तो मोहनलाल को ए से बी कोई एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है बी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मोहनलाल का जो जूनियर है वो ए में ही काम कर रहे हैं, ए जगह में ही काम कर रहे हैं। तो मोहनलाल का जो जूनियर है, मान लीजिए वाई को प्रमोशन मिल गया, लेकिन मोहनलाल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसने इस बेसिस पे चैलेंज किया है कि वो वाई जो है मोहनलाल से छोटा है, ठीक है, वो उसको कैसे प्रमोशन मिल सकता है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिंस मोहनलाल वाई से सीनियर है तो उनको ही प्रमोशन मिलेगा, वाई का जो प्रमोशन है वो इलीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपील किया है, ठीक है, इसीलिए ये नाम है। तो अपील में बोला है कि ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका फंक्शन जो कोई भी है, ठीक है, गवर्नमेंटल है, ठीक है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसीलिए इट इज़ अ स्टेट। और स्टेट जो कोई भी डिसीजन लेता है इट इज़ बाइंडिंग अपॉन ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इस केस में इसने जो शांताबाई का जो केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उस डिसीजन को ओवररूल कर दिया। और इसमें बोला गया है कि यूनिवर्सिटी स्टेट है, ठीक है, एंड हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू बी अ स्टेट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अथॉरिटी शुड बी एंगेज्ड इन गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शंस। तो जो शांताबाई का जो केस है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, वो अभी स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से तो हर जो बॉडी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोई भी सोसाइटी हो, ठीक है, वो तो स्टेट हो जाएगा। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक सोसाइटी है, जो बॉडी, सोसाइटी या बॉडी जो कोई भी है, वो सॉवरेन फंक्शन वो स्टेट है कि नहीं। तो इसीलिए एक टेस्ट दिया गया है जिससे हमको पता चलता है कि एक बॉडी वो स्टेट में आता है कि नहीं, वेदर बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटलिटी और एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि एक बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई एजेंसी है। तो पहला है चीफ फंडिंग रिसोर्स स्टेट, मतलब कि जो बॉडी है उसका जो फंडिंग रिसोर्स है वो स्टेट करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसका फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो कोई भी है गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव कंट्रोल बाय द स्टेट,
जो गवर्नमेंट है उसका उनका बहुत हद तक कंट्रोल रहता है उस बॉडी में। फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल फंक्शंस, मतलब गवर्नमेंटल जो भी फंक्शंस है वो बहुत बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन, मतलब कि मान लीजिए अब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, ये भी एक इट इज़ ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया है कॉरपोरेशन या बॉडी जो कोई भी है, ठीक है। द कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो चलते हैं आर्टिकल 13 की ओर। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 यही बोलता है कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो सब लॉ जो सब राइट प्रिवेल करता था विच वर इन इफेक्ट, वो सारा सब क्या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी वो सारा सब राइट वो सारा सब लॉ क्या कॉन्सिस्टेंट है, मतलब वो सब राइट्स प्रिवेल करेगा या वो सब राइट इनवैलिड हो जाएगा। तो आर्टिकल 13(1) ने बोला है कि जितना भी लॉ है प्रिवेलिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट टू विच दे आर इनकॉन्सिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कि एक लॉ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा प्रोविजंस है, मान लीजिए 10 प्रोविजंस हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए 10 प्रोविजंस है, ठीक है, इसमें से 2 प्रोविजन इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 प्रोविजंस है वो सारा सब वॉइड हो जाएगा, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 8 है 8 लॉज वुड प्रिवेल, ठीक है। फिर आर्टिकल 13(2) यही बोलता है कि द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सिक्योर्ड स्पेशली विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहना चाहिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स का स्पेशल विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो ये रहा हम लोग का आज का लास्ट स्लाइड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसा वीडियोस मिलती रहे, कमेंट ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।